Hello students, welcome to my channel The Medico's World. I am your mentor Rupali Sharma. Today I will teach you class 11th breathing and exchange of gases. So let's get started. ये प्योरली एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ रहेगी। तो चलो अब हम अपना चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज शुरू करते हैं। As you have read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy to perform various activities. Carbon dioxide CO2 which is harmful is also released during the above catabolic reaction. यहाँ पे क्या कहा है कि आप लोगों ने जैसा पहले पढ़ा हुआ है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या होती है, वो यूटिलाइज होती है ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, इंसेक्ट हो, वो सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं वो लोग, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी हमारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हमने कंज्यूम करे, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब को तोड़ने के लिए। ठीक है, और किस लिए तोड़ रहे हैं अब हम, एटीपी के लिए, एनर्जी डराइव करने के लिए, ताकि जो हमारे सेल्स हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकें। फिर यहाँ पे क्या कहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसी गैस है, वो हार्मफुल है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं। और जो ये ऊपर हमने कैटाबॉलिक रिएक्शन करी, कैटाबॉलिक का मतलब होता है काटना, तोड़ देना, ब्रेक डाउन करना, तो हमने जो ब्रेक डाउन रिएक्शन करी उसके अंदर से क्या होगा, जो हमारी CO2 है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है और O2 हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं। आगे देखो, इट इज़ देयरफॉर एविडेंट, इसीलिए ये प्रूफ माना गया है, सबूत माना गया है क्या, कि दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स, की जो O2 है वो हमारे सेल्स को लगातार उसकी नीड है, लगातार चाहिए, और CO2 जो प्रोड्यूस कर रहे हैं सेल वो बॉडी से बाहर चली जाती है, रिलीज़ हो जाती है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीथिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। इसी प्रोसेस को, कौन सी प्रोसेस को, कि जो CO2 और O2 का एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से, हमारे एटमोसफेयर से हमारी बॉडी में, कि हम क्या कर रहे हैं, एटमोसफेयर से O2 को अंदर ले रहे हैं और CO2 को हमारी बॉडी से बाहर छोड़ रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। और कॉमनली यानी कि इसी को, मतलब सिंपली इनहेल और एक्सहेल को हम कहते हैं ब्रीथिंग, और ऑक्सीजन के ब्रेक डाउन को हम क्या कह देंगे कि रेस्पिरेशन कर लिया हमने, हमारी बॉडी ने यूटिलाइज कर लिया, एटीपी मिल चुकी है। अब आगे एक एक्टिविटी दी हुई है, क्या, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, कि अपने हाथों को अपनी चेस्ट पे रखो, तो हम क्या फील करेंगे कि जो हमारी चेस्ट है वो ऊपर और नीचे जा रही है, अप डाउन मूवमेंट कर रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि वो जब अप जा रही है और डाउन जा रही है, मतलब हम लोग इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीथिंग की प्रोसेस चल रही है। आगे देखो, यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीथिंग, आपको पता है ये ब्रीथिंग की वजह से है। हाउ डू वी ब्रीथ, हम कैसे ब्रीथ करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। देखो आगे क्या हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसके अंदर क्या बोला गया है कि जो मैकेनिज़्म है ब्रीथिंग का वो वेरी करता है, मतलब वो अलग अलग होता है सभी ग्रुप के एनिमल्स में, फिर चाहे वो इंसेक्ट हो, ह्यूमन बीइंग हो, अर्थवॉर्म हो, इन सब में क्या होगा, अलग अलग तरीके से ब्रीथिंग यानी कि रेस्पिरेशन होती है। और जो ये अलग अलग टाइप्स हैं ना ब्रीथिंग के, मतलब किस किस तरीके से हो रही है, ये किस पे डिपेंड करेगी, ये उसके हैबिटेट पे, मतलब किस जगह पे वो रह रहा है, उसका कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा एटमॉस्फेयर है, कैसी कंडीशंस है जिस जगह पे वो रह रहा है, इन सब पे। और किस पे डिपेंड करेगी, लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, कि वो किस लेवल का ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग तरह की होती है, आर्थ्रोपोड हो गया, मोलस्क हो गया, ये सारी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक इस पे डिपेंड करती है और एक हैबिटेट पे डिपेंड करती है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है जैसे कि स्पंजेस, सिलेंड्रेट्स, फ्लैटवर्म, ये सब क्या करते हैं, ये एक्सचेंज करते हैं O2 का और CO2 का, कैसे, सिंपल डिफ्यूज़न से, कहाँ से, उनकी एंटायर बॉडी सरफेस से, यानी कि जो हमारे फ्लैटवर्म्स है या स्पंजीज़ हैं वो क्या करेंगे, सिंपल उनकी बॉडी से डिफ्यूज़न के थ्रू जो गैस है उनका एक्सचेंज हो जाएगा। अब डिफ्यूज़न क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना, क्या होता है डिफ्यूज़न, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई चीज़ जा रही है तो हम उसको डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि जो भी स्पंज होगा, हम मान लेते हैं कि ये एक स्पंज है, तो इसकी बॉडी है, जो ये बॉडी सरफेस है, यहाँ पे बाहर हमारे पास क्या है, O2 ज़्यादा है और अंदर O2 कम है, तो बाहर से अंदर की तरफ सिंपली बॉडी के थ्रू चली जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल डिफ्यूज़न बोलते हैं। आगे देखो,
अर्थवॉर्म यूज़ देयर मोइस्ट क्यूटिकल, जो अर्थवॉर्म्स है वो क्या यूज़ करते हैं, वो अपने मोइस्ट क्यूटिकल्स का यूज़ करते हैं। और इंसेक्ट किसका यूज़ करते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, बहुत सारी छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स। क्या चीज़ पढ़ी हमने अभी तक कि जो स्पंजीज़ हैं, जो वो किससे करते हैं, स्पंजेस, सिलेंड्रेट्स और फ्लैटवर्म्स, वो किससे करेंगे, जो उनका सिंपल डिफ्यूजन है उससे करेंगे, अपनी बॉडी सरफेस से। फिर हमने पढ़ा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म किससे करेंगे, मोइस्ट क्यूटिकल से। तीसरी चीज़ हमने अभी तक पढ़ी इंसेक्ट, इंसेक्ट किससे करेंगे, उनके पास छोटी छोटी ट्यूब्स हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स, उनसे ट्रांसपोर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक एयर का, कहाँ पे, अपनी बॉडी के अंदर। आगे देखो, जो स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर है जिनको हम गिल्स कहते हैं, वेस्कुलराइज्ड मतलब कि जहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है, अच्छी वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वो उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, गिल्स, जो हमारी किस में प्रेजेंट होती है, बहुत सारे एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स के अंदर। अब जहाँ पे जो रेस्पिरेशन है वो किसके थ्रू हो रही है, गिल्स के थ्रू, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, जो किस में होएगी, हमारे एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, उसके बाद आगे है और मोलस्क के अंदर भी ब्रैंकियल रेस्पिरेशन ही होती है, यानी कि मोलस्क भी गिल से हमारे रेस्पायर करते हैं। जबकि जो हमारे वेस्कुलराइज्ड बैग्स हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं, वो किसके अंदर होएगी, जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्रॉग हो गया, उनके अंदर किससे होती है, लंग्स से। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात और याद रखना कि जो फ्रॉग्स हैं वो सिर्फ लंग्स से ही एक्सचेंज नहीं करते, वो मॉइस्ट स्किन से भी रेस्पिरेशन करते हैं। जहाँ स्किन से रेस्पिरेशन होएगी उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, जो लंग्स से हो रही है उसको बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो गिल्स से हो रही है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। तो देखो यहाँ पे हमने अभी तक क्या पढ़ा है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे सिंपल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएंगे ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हमारा क्या हो गया, स्पंजेस हो गया, सिलेंड्रेट्स हो गया, फ्लैटवर्म्स हो गया, ये किसके थ्रू करते हैं हमारी रेस्पिरेशन, सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है, एक तो हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा कि जो हमारे एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स हैं वो किससे करते हैं, वो करते हैं गिल्स से। तो जो गिल्स से करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा कि जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, अब वर्टिब्रेट्स में भी कई सारी ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे ना, तो जो ह्यूमंस हैं वो किससे करेंगे, वो लंग्स से करते हैं। और लंग्स से कौन करता है, जो रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सब भी लंग्स से करते हैं। ठीक है, और फिर हमने क्या पढ़ी चौथी चीज़ कि जो फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स किससे करेंगे, फ्रॉग्स हमारी दो चीज़ों से करते हैं, एक तो लंग्स से और एक मॉइस्ट स्किन से। मॉइस्ट स्किन से जो करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो स्किन से करते हैं उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इतना हो गया हमारा क्लियर। नेक्स्ट पेज पे फिर हमारा टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमंस के अंदर जो रेस्पिरेशन है वो कैसे होती है। अभी हमने पढ़ा कि ह्यूमंस के अंदर कैसे होती है, हमारी लंग्स से होती है रेस्पिरेशन। तो अब यहाँ पे हम पूरा सिस्टम देखेंगे कि लंग्स तो एक पार्ट हो गया ना उसका, कि कैसे हमारे एयर अंदर जा रही है, फिर वो कैसे लंग्स में गई, वहाँ पे प्रेशर कैसा था, एटमॉस्फेयर में प्रेशर कैसा था, और फिर आगे जाके वो डिफ्यूज़ कैसे हुई। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर देखो, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स। हमारे पास क्या है, पेयर है किसका, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स का। जो बाहर की साइड नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है वो दो होते हैं, तो इसलिए बोला पेयर है, जिनकी क्या है, ओपनिंग आउट है, बाहर की तरफ है, और कहाँ पे, हमारे अपर लिप्स के अबव है। ठीक है, उसके बाद नोस्ट्रिल्स के बाद कहाँ जाएगी, जो एयर है मतलब ऑक्सीजन है वो जाएगी नेज़ल चैम्बर में। सबसे पहला पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, उसके बाद क्या आया, नेज़ल चैम्बर। अब नेज़ल चैम्बर से वो कहाँ जाएगी, नेज़ल पैसेज में। जो हमारा पूरा का पूरा पैसेज है नोज़ का, उसको बोला गया नेज़ल पैसेज। सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रिल में, फिर गई नेज़ल चैम्बर में, फिर जाएगी नेज़ल पैसेज में। अब जो नेज़ल चैम्बर है, चैम्बर का मतलब कि एक जो कैविटी है जो हमारी नोज़ की, नेज़ल मतलब नोज़ और चैम्बर मतलब कैविटी। तो जो नेज़ल चैम्बर है वो कहाँ पे खुल रहा है, फेरिंग्स में। अब जो फेरिंग्स है वो क्या होता है, वो हमारा कॉमन पार्ट होता है। किस चीज़ के लिए कॉमन पार्ट है ये फेरिंग्स, देखो
जो हमारा फेरिंग्स होता है ये कॉमन पार्ट है, यानी कि यहाँ पे जो हम फूड खा रहे हैं वो भी जाता है और यहाँ पे जो हम एयर यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी जाती है, तो इसलिए बोला गया है कि ये कॉमन पार्ट है। ठीक है, आगे देखो। अब द नेज़ल चैम्बर ओपन्स इनटू द फेरिंग्स, जो नेज़ल चैम्बर है वो फेरिंग्स में खुल गया। अब फेरिंग्स क्या है, एक पोर्शन है जो कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। जो फेरिंग्स है वो ओपन होता है थ्रू द लैरिंग्स। जो लैरिंग्स क्या होता है, हमारा वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स को हम बोलते हैं वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स कह लो, जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, हम बोल पाते हैं। तो फेरिंग्स किसके थ्रू खुलता है, ट्रैकिया के अंदर। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप और लैरिंग्स मतलब कि वॉइस बॉक्स या साउंड बॉक्स, कुछ भी कह लो। फेरिंग्स खुल रहा है ट्रैकिया के अंदर लैरिंग्स के थ्रू। और लैरिंग्स क्या है, हमारा कार्टिलेजिनस बॉक्स है, मतलब ये कार्टिलेज से मिलके बना हुआ है, जो किस में हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं। और जब हम स्वेलोइंग करते हैं, स्वेलोइंग मतलब कि गुटकना, जब हम खाने को गुटकते हैं, स्वेलो करते हैं, स्वेलोइंग के लिए दूसरा टर्म क्या यूज़ होता है, डीग्लूटिशन। डीग्लूटिशन, ये हम स्वेलोइंग के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं। तो जब हम स्वेलोइंग करते हैं, ग्लोटिस जो होती है वो कवर कर लेती है किसको, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप को, जो एपिग्लोटिस को। ग्लोटिस क्या होती है, हमारी ट्रैकिया की ओपनिंग को हम ग्लोटिस कहते हैं। जो हमारी ट्रैकिया की ओपनिंग है जिसको हमने ग्लोटिस बोला, स्वेलोइंग के टाइम पे यानी कि डीग्लूटिशन के टाइम पे उसको कौन कवर कर लेगा, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस एज अ फ्लैप की तरह काम करता है। अब जो एपिग्लोटिस है वो किससे मिलके बना हुआ है वो भी कार्टिलेज का ही, लेकिन कौन सा कार्टिलेज है, थिन इलास्टिक कार्टिलेज। ठीक है, कार्टिलेज भी कई अलग अलग टाइप के होता है, जिसकी हायालिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। तो यहाँ पे हमारा एपिग्लोटिस कौन से कार्टिलेज का मिलके बना हुआ है, इलास्टिक कार्टिलेज। आगे क्या बोला हुआ है, अब ये एपिग्लोटिस क्या करेगा, ये प्रिवेंट करेगा, जाने नहीं देगा किसको, फूड को लैरिंग्स के अंदर, उसकी एंट्री को प्रिवेंट करेगा। ट्रैकिया इज़ अ स्ट्रेट ट्यूब। ट्रैकिया क्या स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है मिड थोरेसिक कैविटी तक। जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी मतलब कि जैसे ये हमारी थोरेसिक कैविटी है, इसके अंदर हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक कैविटी के अंदर। तो क्या करेगी, ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो एक्सटेंड करती है, जो जाती है कहाँ तक, मिड थोरेसिक कैविटी तक, इसके मिड तक जाएगी। मतलब लंग्स हमारे यहाँ पर भी हैं, लेकिन जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है यहाँ से मिड थोरेसिक से। मिड थोरेसिक में कहाँ से, जो हमारी थोरेसिक वर्टिब्रा है, जो वर्टिब्रल कॉलम होती है, उसमें भी सर्वाइकल, थोरेसिक, सैक्रल, लंबर अलग अलग होती है ना, कोकीजल, ये सारे हमारी वर्टिब्री होती है। तो जो ट्रैकिया वो कहाँ तक जाएगी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक, और वहाँ पे वो डिवाइड हो जाती है किसमें, राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में। अब जो ये क्वेश्चन है फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए भी और बाकी सारे एग्जाम्स के लिए भी, कि वहाँ पे पूछ सकता है ट्रैकिया कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा पे या कौन से वर्टिब्री पे डिवाइड हो जाती है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे। किस में डिवाइड होती है वो, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। अब जो हमारी ब्रोंकाई है, ईच ब्रोंकाई मतलब दोनों साइड की हर एक जो ब्रोंकाई है, राइट भी और लेफ्ट भी, वो अंडरगो होती है, वो जाती है कहाँ पे, रिपीटेड डिविजन्स होती है उसके अंदर। अब जो प्राइमरी ब्रोंकाई है वो आगे डिवाइड होती है सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, और लास्ट में कहाँ चली जाती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। अब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या आ जाएंगे, हमारे एल्वियोलाई आ जाएंगे, और एल्वियोलर डक्ट जो हमारी मेन क्या है, साइट है डिफ्यूजन की। देखो अब जो हमारे ब्रोंक्यूल्स आए, हम कहाँ तक आ गए, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। अब जो ये हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं ये आगे डिवाइड कर जाएंगे एल्वियोलाई में। तो यहाँ पे यही बोला हुआ है कि जो, और हाँ एक और बात, जो ट्रैकिया होते हैं हमारे वो कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होते हैं। वो सी शेप भी हो सकती है या यू शेप बोल लो, यानी कि वो सिर्फ आगे की साइड होती है, पोस्टीरियर में नहीं होती, पीछे की साइड कवर नहीं करती जो ये रिंग्स होती हैं। ठीक है, तो अब यही बोला हुआ है, ये रिंग्स कहाँ तक प्रेजेंट होती है हमारी, जो ट्रैकिया है उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है, टर्मिनल में नहीं होंगी। और ये कैसी है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि मैंने बोला ना अभी पोस्टीरियर में इनकी डेफिशिएंसी है, पोस्टीरियर में प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए बोला है कि ये कैसी है, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग है और कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वोल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एल्वियोलाई। अब जो हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो आगे किस में डिवाइड हो रही है, बहुत पतली पतली, थिन, इरेगुलर मतलब उनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है किसकी, उसकी वॉल्स की,
और वेस्कुलराइज्ड वर्ड का मैंने कितनी बार मतलब बताया कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगी। और एक ऐसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया हमने? एल्वियोलाई की। जो हमारी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं वो आगे एल्वियोलाई में डिवाइड हो गई हैं, एल्वियोलाई में पहुँच गई हैं। एल्वियोलाई कैसी है? थिन है, इरेगुलर वॉल है और वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो ये ब्रांचिंग नेटवर्क है ब्रोंकाई का, ब्रोंक्यूल्स का और एल्वियोलाई का, ये सारा मिलके क्या बनाता है? लंग्स बनाता है। यानी कि लंग्स के अंदर हमारे क्या क्या आ जाएंगे? ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वियोल्स, ये सब लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। हमारे पास कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं, यानी कि पेयर में है ये। विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा। और जो हमारे लंग्स हैं उनकी कवरिंग को क्या बोलते हैं? प्लूरा। और ये कैसी है? डबल लेयर, यानी कि 2 प्लूरा प्रेजेंट होती है विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम। और उनके बीच में क्या है? प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है, जो क्या करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, फ्रिक्शन को कम करने का काम करेगा लंग के सरफेस पे। ठीक है, अभी प्लूरा का डायग्राम दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। देखो, जैसे ये हमारे लंग्स हैं, तो इनकी जो कवरिंग होगी ये हमने क्या बना दिया? प्लूरा। और इसके अंदर ये क्या प्रेजेंट है? ये फ्लूइड प्रेजेंट है। कौन सा फ्लूइड? अभी हमने नाम पढ़ा प्लूरल फ्लूइड। तो ये जो अंदर वाली लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा। और जो बाहर वाली कवरिंग है इसको बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। तो प्लूरा 2 टाइप की होती है, 2 में डिवाइड हो गई। अंदर वाली विसरल प्लूरा जो हमारे लंग्स के कांटेक्ट में है, और बाहर वाली पेराइटल प्लूरा जो हमारी थोरेसिक कैविटी के कांटेक्ट में है। और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? ये यहाँ पे प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। इसका काम क्या होगा कि ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा और सरफेस एरिया को बढ़ाएगा। ठीक है, आगे देखो, जो आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है? थोरेसिक कैविटी के, थोरेसिक लाइनिंग के कांटेक्ट में। अभी पढ़ा ना हमने यहाँ पे। जबकि जो हमारी इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो किसके कांटेक्ट में है? लंग के। अब इनर वाली को हमने क्या बोला? विसरल। और बाहर वाली को हमने क्या बोला था? आउटर वाली को पेराइटल। 2 चीज़ें पढ़ी हमने। प्लूरा किस में? 2 में डिवाइड है, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा। पेराइटल बाहर वाली जो किसके कांटेक्ट में है? थोरेसिक कैविटी के। और इनर वाली विसरल प्लूरा जो किसके कांटेक्ट में है? लंग्स के कांटेक्ट में है। आगे देखो, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। जो पार्ट है जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से, और कहाँ तक जा रहा है? जो हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है। उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग पार्ट। की वो सिर्फ कंडक्ट करा रहा है रेस्पिरेशन को। एक्चुअल रेस्पिरेशन वहाँ पर नहीं हो रही है, वो सिर्फ कंडक्ट करा रहा है। एक्चुअल रेस्पिरेशन कहाँ होगी? हमारे एल्वियोलाई में और एल्वियोलाई के डक्ट्स में। यही बोला गया कि जो पार्ट एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक है वो बनाता है कंडक्टिंग पार्ट, वेयर एज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी या फिर एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो कंडक्टिंग पार्ट है वो क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट कराता है एटमॉस्फेयर से एयर को एल्वियोलाई तक, क्लियर कराता है उसको फॉरेन पार्टिकल से। मतलब जो भी डस्ट पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, जितनी भी इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं उसके अंदर, उन सबको हटा देगा, ह्यूमिडिफाई करेगा, यानी कि उसके टेम्परेचर को क्या करेगा? लेकर आएगा बॉडी के टेम्परेचर तक। और ह्यूमिडिफाई करेगा मतलब उसके अंदर मॉइस्चर जो भी होगा उसको हटा देगा। और जो एक्सचेंज पार्ट है वो क्या है? वो साइट है किसकी? एक्चुअल डिफ्यूजन की, ऑक्सीजन और CO2 के। मतलब वहीं से अब एक्चुअल साइट कौन सी हुई? इसके अकॉर्डिंग हमारी जो एल्वियोलाई है और उनकी डक्ट्स हैं, वहाँ पे जो भी ब्लड वेसल होगी उनके थ्रू हमारी ऑक्सीजन ब्लड वेसल में चली जाएगी, और ब्लड वेसल में जो भी CO2 होगी वो वापस से एल्वियोलाई में आ जाएगी, और फिर लंग्स से होती हुई वो बाहर आ जाएगी CO2। ठीक है, जो लंग्स है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? थोरेसिक चैम्बर में। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, थोरेसिक कैविटी के अंदर, जो क्या है? एनाटोमिकली एक टाइट एयर टाइट चैम्बर है। किसको बोला इसने? एयर टाइट चैम्बर, जो हमारी थोरेसिक चैम्बर है उसको। आगे क्या है? जो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, लेटरली बाय द रिब्स एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम। जो हमारा ये थोरेसिक चैम्बर है, ये हमने थोरेसिक चैम्बर बना लिया हमारा। ठीक है, इसके डोर्सली मतलब कि पीछे की साइड क्या है? यहाँ पे इसकी जो बैक साइड होगी वहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम है। अब सिंपल सा अंदाजा लगाओ, जो हमारे लंग्स हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या है? हमारी बैकबोन है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। और उसके आगे क्या है? हमारी स्टर्नम है, स्टर्नम ने कवर किया हुआ है। और साइड में कौन है? हमारी यहाँ पे इस साइड रिब्स हैं वो। ठीक है, रिब्स कितनी होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स, यानी कि 24 रिब्स हो जाएंगी। और लोअर साइड यानी कि नीचे की साइड यहाँ पे क्या है? एक डोम शेप्ड का डायफ्राम है।
डायफ्राम भी हमें हेल्प करता है किसमें, रेस्पिरेशन में, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सलेशन में। जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का थोरैक्स के अंदर, वो कुछ इस तरीके से कि अगर कोई भी चेंज होएगा हमारी थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम में, कि अगर थोरैसिक कैविटी की वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है, तो जो हमारी लंग्स की कैविटी है यानी कि पल्मोनरी कैविटी है, ये सिंपली कहें तो लंग्स के अंदर भी वॉल्यूम का और प्रेशर का फ़र्क पड़ेगा, वो भी थोरैसिक कैविटी के वॉल्यूम की कम होने के साथ कम होगा और बढ़ने के साथ बढ़ेगा। इसी अरेंजमेंट को, ये जो अरेंजमेंट है ये एसेंशियल है, इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ब्रीथिंग के लिए। आगे रेस्पिरेशन के स्टेप्स दिए हुए हैं। रेस्पिरेशन जो है वो 4 स्टेप्स में होती है। सबसे पहले है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, यानी कि इसको हम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमारी बाहर से हो रही है ना। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ से हम क्या करते हैं, O2 को अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, और CO2 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं हमारी बॉडी से। ये लिखा हुआ है ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, अंदर ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक एयर को, और CO2 रिच जो एल्वियोलर एयर है उसको हम बाहर भेज दे रहे हैं। सेकंड क्या है, डिफ्यूज़न, जो हमने पहले पढ़ा था कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन तक जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, तो इसीलिए बोलता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। कौन सी गैस, O2 और CO2, वो कहाँ पे डिफ्यूज़ कर रही है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन पे। थर्ड क्या है, सबसे पहले ब्रीथिंग हो जाएगी, फिर हम एल्वियोलाई तक जाएंगे हमारी एयर, तो वहाँ पे क्या, ब्लड वेसल के साथ डिफ्यूजन हो गया। अब ब्लड वेसल में पहुँच गई जो हमारी ऑक्सीजन थी और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में चली जाएगी, तो वो डायरेक्ट बाहर आ गई। अब ब्लड वेसल के अंदर जब ऑक्सीजन पहुँच गई तो वो क्या करेगी, ब्लड वेसल वो सेल्स तक, बॉडी के टिश्यूज़ तक लेके जाएगी ना, तो वो क्या करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी गैस का, किसके थ्रू होएगा, ब्लड के थ्रू। अब ट्रांसपोर्ट हो गया, वो ट्रांसपोर्ट करते हुए फिर दोबारा क्या होएगा, डिफ्यूजन होएगा। अब ये हमारी ब्लड वेसल है, ये यहाँ पे सेल तक पहुँच गई है ट्रांसपोर्ट करती करती O2 का, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे फिर डिफ्यूजन हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है ना, और यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे CO2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में चली जाएगी O2, और यहाँ पे CO2 ज़्यादा है सेल्स के अंदर लेकिन ब्लड वेसल में कम है, तो यहाँ से यहाँ सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू CO2 चली जाएगी। और फिफ्थ स्टेप क्या है कि जो सेल्स हैं वो इस O2 को यूटिलाइज़ कर लेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, उसके ब्रेकडाउन के थ्रू, और CO2 को रिलीज़ कर देंगे, और इससे उन्हें क्या मिलेगी, ATP यानी कि एनर्जी मिल जाएगी। अब एक बार रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारी ये क्या है, नेज़ल कैविटी, लेकिन सबसे पहले हमने पार्ट पढ़ा था नोस्ट्रिल्स, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ से कहाँ गई हमारी, नेज़ल कैविटी में, नेज़ल चैम्बर में, या नेज़ल पैसेज बोल लो। उसके बाद यहाँ से कहाँ जाएगी, हमारे फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या था, कॉमन पार्ट था एयर के लिए भी और फूड के लिए भी। उसके बाद कहाँ जाएगी, ये लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स क्या था, हमारा साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स था जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा था। फिर हमारी आ गई ट्रैकिया। ट्रैकिया कहाँ पे डिवाइड कर गई है, T5 वर्टिब्री पे। कौन सी वर्टिब्री, T5, यानी कि मिड थोरैसिक में। किस में डिवाइड हो गई है, ब्रोंक्यूल्स में, एक राइट और एक लेफ्ट। अब सबसे पहले जो ब्रोंक्यूल्स होंगे वो कौन से हैं, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर इनिशियल, फिर किस में हो जाएंगे, ब्रोंक्यूल्स में। ये दिखाए हुए हैं देखो ब्रोंक्यूल्स आगे छोटे छोटे। ये ब्रोंक्यूल्स भी दो टाइप के होंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद क्या है, पार्ट आएगा एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, जो हमारी मेन साइट है एक्सचेंज की, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से O2 तो चली जाएगी वेसल्स में, और CO2 वापस आ जाएगी कहाँ पे, एल्वियोलाई में, वेसल्स के थ्रू बाहर जाने के लिए। और ये देखो ये दिखाया हुआ ना, ये डोम शेप का, डोम जैसा, ये क्या है, डायफ्राम है। ये भी हेल्प करता है ऑक्सीजन के और CO2 के ट्रांसपोर्ट में, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में। आज हम लोग यहीं तक करेंगे। आज हमने क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, देखो सबसे पहले तो हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जहाँ पे हमने सिंपल क्या पढ़ा था कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन होती क्या है, कि CO2 को हम बाहर छोड़ रहे हैं और O2 को अंदर ले रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनका। सिंपल मॉलिक्यूल्स को जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इन सबको तोड़ रहे हैं, क्या करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, ताकि हमारे जो सेल्स हैं बॉडी के वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके। फिर हमने एक यहाँ पे एक्टिविटी पढ़ी थी, ये नीट के अंदर नहीं पूछी जाएगी, ये सिर्फ नॉलेज के लिए थी, कि अपनी चेस्ट पे हाथ रख के देखो वो ऊपर नीचे जा रही है, तो इसका मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है।
उसके बाद हमने पढ़े थे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी बहुत सारे पढ़े थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था जो सिंपल हमारे ऑर्गन, सिंपल लोअर वर्टिब्रेट्स होंगे, लोअर इनवर्टिब्रेट्स, जैसे कि स्पंज हो गया, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म, इनके अंदर कैसे O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा था सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, यानी कि हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ जा रहा था। फिर हमने पढ़ा अर्थवर्म। अर्थवर्म कैसे करता है, अपनी स्किन के थ्रू, मोइस्ट क्यूटिकल से। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, इंसेक्ट। इंसेक्ट के पास क्या थी, छोटी छोटी ट्यूब्स थी जिनको हमने ट्रैकियल ट्यूब्स बोला था। उसके बाद हमने पढ़ा गिल्स। गिल्स किसके अंदर था, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्क के अंदर। जहाँ पे गिल्स से हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन। और फिर हमने क्या पढ़ा, जो वर्टिब्रेट्स हैं हमारे, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स हो गई ऑर्गेनिजम्स की, उनके अंदर किसके थ्रू होगा, लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स के, जहाँ लंग्स से हो रहा है वहाँ पे क्या बोलते हैं, पल्मनरी रेस्पिरेशन। लेकिन वर्टिब्रेट्स के अंदर फिशेस थी हमारी जो गिल्स के थ्रू कर रही थी, और बाकी जो सारे थे हमारे ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, ये सारे किससे कर रहे थे, लंग्स से। फिर हमने पढ़ा एम्फीबियन में भी एक एक्सेप्शन थी हमारी, फ्रॉग। फ्रॉग किससे करता है, वो लंग्स से भी करता है और वो स्किन से भी करता है, यानी कि उसके अंदर पल्मनरी और क्यूटेनियस दोनों तरह की रेस्पिरेशन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हमने पढ़ा सबसे पहले एक्सटर्नल नोस्ट्रल से हमारी O2 अंदर गई, फिर वो कहाँ जाएगी, नेज़ल चैम्बर के अंदर, नेज़ल पैसेज के थ्रू, फिर जाएगी वो फेरिंग्स में, फिर लैरिंग्स में, ट्रैकिया में। ट्रैकिया डिवाइड हो जाएगी T5 थोरेसिक वर्टिब्रे पे, फिर वो किस में डिवाइड होगी, राइट और लेफ्ट, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स आ जाएंगे, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल। और जो हमारे और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, C या U शेप की कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। वो कितनी होती है, 16 से 20 रिंग्स होती है। वो किस किस के अंदर प्रेजेंट होती है, हमारी जो ट्रैकिया है उसके अंदर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई के अंदर और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर ये रिंग्स प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है वो आगे किस में चली गई, एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट में। एल्वियोलाई क्या है, हमारी मेन साइट है एक्सचेंज की, वहीं पे ब्लड के अंदर जो हमारी CO2 है वो वापस एल्वियोलाई में आ जाएगी और O2 एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में चली जाएगी। फिर हमने आगे क्या पढ़ा कि जो हमारी लंग्स है उसकी दो कवरिंग है, डबल लेयर्ड प्लूरा बोलते हैं जिसको। उसकी कवरिंग को प्लूरा भी दो तरह की है, एक पैराइटल प्लूरा, एक विसरल प्लूरा। पैराइटल कौन सी, जो बाहर वाली है, जो थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में है, और विसरल कौन सी, जो अंदर वाली है, लंग्स के कॉन्टैक्ट में है। फिर हमने क्या पढ़ा यहाँ पे कि जो हमारा कंडक्टिंग पार्ट है और एक्सचेंज पार्ट है, रेस्पिरेटरी पार्ट है, वो पढ़ा हमने। कंडक्टिंग पार्ट जो हमारा है वो क्या काम करेगा, वो फॉरेन पार्टिकल्स को हटाएगा, इन्फेक्शियस बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाएगा, ह्यूमिडिफाई करेगा एयर को और बॉडी टेम्परेचर तक लेकर आएगा। अब जो हमारा रेस्पिरेटरी मतलब कि कंडक्टिंग पार्ट है वो कहाँ तक था, हमारे एक्सटर्नल नोस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। फिर हमने पढ़ा रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट, वो क्या है, वो एक्चुअल साइट है वही। फिर आ गया हमारा एक्चुअल साइट एल्वियोलाई और एल्वियोलर डक्ट, उनको क्या बोलेंगे, एक्सचेंज पार्ट। फिर हमने मैकेनिज्म पढ़ा था यहाँ पे, स्टेप्स पढ़े थे हमने रेस्पिरेशन के, 5 स्टेप में हो रहा था। सबसे पहला ब्रीथिंग, जिसको पल्मनरी वेंटिलेशन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और एटमॉस्फेयर है वहाँ से O2 अंदर ले और CO2 को हमने बाहर छोड़ दिया था हमारी बॉडी से। फिर सेकंड पार्ट आया डिफ्यूज़न, कि जो हमारी एल्वियोलर मेम्ब्रेन है वहाँ पे ब्लड वेसल्स के थ्रू वहाँ पे एक्सचेंज हो गया। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोर्ट की, जो ब्लड वेसल्स है वो बॉडी के सेल्स तक लेके चली गई इन गैसेस को, और फिर सेल्स तक जाने के बाद क्या हुआ, वापस से डिफ्यूजन हो गया सेल्स और वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारी सेल्स हैं उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू O2 ले लिया, उसको तोड़ लिया, सिंपल मॉलिक्यूल्स को, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में, और CO2 को बाहर छोड़ दिया और ATP उनको मिल चुकी है। आज के लिए इतना ही, आगे हम फिर कल पढ़ेंगे। Thank you so much, students. Please like, share and subscribe my channel, and don't forget to comment your queries, and keep loving, keep supporting. Thank you so much.